ये पूरा किस्सा, आपकी कहानी, ये कैसे शुरू हुआ? ये सब एक झगड़ा था जो कि एक पानी के गिलास पे बहाना बना कि उन्होंने मुझे पानी दिया और मैंने पी लिया। मुझे नहीं पता था कि इसका मेन रीज़न क्या होगा, मेरे तो सोच में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर उन्होंने जाके कारी इस्लाम को बताया और कारी इस्लाम ने कहा कि इसने हमारी तौहीन की है, पानी पिया इसने हमारे गिलास में, तो क्यों पिया। ये सबसे बड़ी बात यही थी। ये बताएं, आप किस वजह से ये कहते हैं कि तौहीन रसालत के कानून में नज़रसानी करनी चाहिए, क्या वजह है? इस कानून के जो असरात हैं वो तो हमारे आगे हैं और इससे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और इसको इस तरह मौक़िफ़ ऐसे लोगों को मौका मिलता है कि वो किसी पे भी ये इल्ज़ाम लगा के अपने ज़ाती मुफाद के यानी अपने ज़ाती मुफाद की वजह से लोगों पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। और मेरा ख्याल है ये सिर्फ मेरा मौक़िफ़ नहीं है, तकरीबन मैंने देखा है हर तरफ से जो इस मुल्क के रोशन ख्याल तबका है वो समझते हैं कि इस कानून पे फौरी तौर पे नज़रसानी की जाए और जो लोग इसकी गिरफ्त में आए हैं उन पे भी जो रहम के अपील हैं उन पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून जो है हम देखें आगे जा रहे हैं इन्हांसमेंट के लिए यूरोपियन कम्युनिटी के आगे, और वो इंसानी हकूक़ को भी देखते हैं। 2014 में हम लोग जा रहे हैं कंप्लीट मेंबरशिप के लिए, इकोनॉमिक एंट्री के लिए, उसके लिए भी वो नज़रसानी कर रहे हैं। इस तरह के कवानीन जो हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं साबित होंगे। अच्छा, तो ये बताइए, आप एक हुकूमती ओहदे में भी हैं, तो अब तक ऐसे कितने केसेस सामने आए हैं जो झूठे थे, गलत थे या जिनमें नाइंसाफ़ी हुई, कोई ऐसा कुछ आप देखें? ऐसे तो बेइंतहा केसेस हुए हैं, मैंने सबको तो नहीं देखा है, लेकिन ये सारे केसेस तकरीबन पंजाब, मरकज़ी पंजाब में ही होते हैं सारे, और बाकी सूबों में बहुत ही कम है। और इसमें 50% में, जिस मुल्क में आप सोचें कि 96% आबादी मुसलमान है, कोई बंदा इस तरह है जो रसूल पाक के ख़िलाफ़ बात करेगा? मेरा ख्याल है कोई सही दिमाग वाला बंदा तो नहीं बात करेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने आसिया केस के सिलसिले में ये यकीन दहानी कराई कि सदर माफ़ कर देंगे। एक सदर की जानिब से आप कैसे यकीन दहानी करा सकते हैं, और दूसरा ये एतराज़ किया जा रहा है कि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील बाकी थी, उसके बाद सदर माफ़ी दे सकते हैं। देखिए, बात यह है कि सदर साहब जो हैं वो माफ़ी आर्टिकल 45 के तहत किसी वक्त भी दे सकते हैं। अब ये उनके सवाबदीद पे है, और जहाँ तक ये कहीं कानून में लिखा है कि कानून के जब फैसला होगा, अब 1.5 साल हो गए हैं, वो गरीब खातून जो है वो जेल में है, और अब एक फ़ैसला हुआ है लोअर कोर्ट्स का। क्या हम 4 साल और इंतज़ार करेंगे? तब तक सारे कोर्ट्स के ज़रिए फ़ैसले होंगे। अभी आएगा हाई कोर्ट में फ़ैसला जैसे भी होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट के पार्डन के अथॉरिटी जो है वो मुकम्मल है और उनके सवाबदीद पे। तो लेकिन उनकी तरफ से आप कैसे ये यकीन दहानी करा सकते हैं कि वो माफ़ कर देंगे? ये कैसे? मैंने सदर से बात करके मैं पिटिशन लेकर आया हूँ, मैं कोई खुद तो नहीं गया हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और आखिरी सवाल बस ये बता दीजिए कि कहा यह जाता है कि आसिया ने 150 लोगों के सामने एतराफ़ किया अपने गुनाह का, और आपने उसको बेगुनाह करार दे दिया। उसने कहीं भी एतराफ़ नहीं किया। इनफैक्ट वो जब मैं जेल गया था उसने वहाँ बड़े खुले और बड़े वाज़े तौर पे रसूल पाक के बारे में जो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा उन पे यकीन है, और हर तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और मैंने कभी भी नहीं की, और मुझे दबाव के ज़रिए और मुझे मारा भी है और सब कुछ किया है, लेकिन वो कहती है कि मैंने कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए रसूल पाक के बारे में। तो मेरा ख्याल है जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, जब वो कह रहे हैं सारी दुनिया के आगे, प्रेस के आगे, कि मैं कभी भी नहीं ऐसे कह सकती और मैं उनकी पूरी तरह इज्जत एहतराम करती हूँ, तो फिर क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं? अच्छा, आपने उसके बेगुनाही की बात की और ख़ुद आप पे ये इल्ज़ामात लगा दिए गए कि आप इस तरीके से तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो और आपको पता है कि मजहबी यहाँ पे दबाव भी बहुत होता है, तो आपको ये डर नहीं लगा ये सारी बातें? देखिए, बात यह है कि इल्ज़ाम लगाना इस तरह के मेरे पे, या मैंने जिस तरह अभी भी कहा है, कई लोगों ने कहा है कि इस कानून पर नज़रसानी की जाए। इसमें नून लीग के लोगों ने कहा है, इसमें इमरान खान ने कहा है, और भी बड़े लोगों ने।
अदालत ने आसिया बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। उन पर लगाए गए इल्जामात को गलत करार दे दिया और कहा कि इस तकाजा आसिया बीबी पर इल्जामात साबित नहीं कर सका। इस फैसले पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि इस फैसले के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ कुरान और हदीस के हवाले दिए हैं बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाइयों से किए गए बहुत अहम मुआहदे का भी जिक्र है। आसिया बीबी पर 2009 में गुस्ताखी का इल्जाम लगा। नवंबर 2010 में ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। 2014 में लाहौर हाई कोर्ट ने भी सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की अपील समाअत के लिए मंजूर की और फिर 8 अक्टूबर को दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने 57 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। यह फैसला चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने लिखा है और इसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा का इजाफी नोट भी शामिल है। बस आयो निकल निकल देख लेगा बंद करो मेरे खाना क्या बंदा
अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी बात करनी थी आपसे, बड़ी ज़रा जल्दी में करनी है क्योंकि सुबह से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कि आप इस बारे में बात करें, आसिया नौरीन के बारे में। तो जनाब, आसिया नौरीन की ब्रीफ सी हिस्ट्री तो आपने सुन ली होगी। खातून थी जो कि फालसे की वो जो फल थे वो तोड़ती थी, मुसलमान खवातीन के साथ उस गाँव में वही थी और उनकी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से। उन्होंने कहीं मुसलमान औरत के प्याले से पानी पी लिया और उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, मैं नहीं सोचती बट बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन जो हैं वो इस तरह से पानी नहीं पी सकते। तो उसके ऊपर उन्होंने जनाब 2-4 बातें हुई और औरतों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गुस्ताखाना बातें करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। मैं एक बंदी हूँ, मैंने बोला जब ये गुस्ताखाना खाकों की बात हुई, मैंने कहा यार उसको कार्टूनिस्ट को लटका दो, उसको फांसी दे दो। क्यों? क्योंकि वो ढीठ था, वो कहता था मैंने ऐसा किया। बस बीबी ये कह रही है मैंने ऐसा नहीं किया, तो आई मीन हु आर यू? आप किसी इंसान की जान ले रहे हो। इस्लाम में इंसान की जान लेना बहुत बड़ी बात होती है। आप एक इंसान, एक माँ की जिसके 2 बच्चे हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी के, अपनी जवानी के 8 से 10 साल जो है वो एक 8 बाय 10 के ऐसे कमरे में गुजारे जिसमें खिड़की भी नहीं थी, जिसमें खाना भी उसको वो खुद बेचारी बनाती थी, जैसा मर्जी बनाती थी कि आप लोग उसको जहर ना दे दें। मेरी उसके साथ हमदर्दी, उस क्रिश्चियन औरत के साथ हमदर्दी इस वजह से कि वो ये कह रही है कि मैंने ये नहीं किया। जब नहीं किया पे बात आ गई, जब एक बंदा, चलो अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, उसने किया, उसने माफ़ी मांग ली, उसने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी या मैंने नहीं किया, जो भी है। आप लोग खुदा तो ना बने यार। आई मीन मुसलमान से पहले आप इंसान तो बन जाएं। आवाज़ उठानी है, इतने प्रोटेस्ट करने तो जाएं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए करें। मैं भी करूंगी, मुझे बताएं किधर खड़े होना, मैं सुबह से शाम तक खड़ी रहूंगी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए, जिसके लिए 86 ईयर्स की आपने प्रिजन दी हुई है। इस बेचारी को आपने 2010 में, 2009 में वाकई हुआ, 2010 में आपने मौत की सजा सुना दी, उसके बाद 2015 में थोड़ी सी मुअत्तल कर दी और फाइनली 2018 में ख़त्म कर दी। बहुत सारे लोग मुझे इस बात पर गालियाँ देंगे, मुझे भी डेथ थ्रेट्स आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं। खादिम साहब, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके सारे फॉलोअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम मुसलमान बने, हम एक इंसान बने। अगर एक खातून जो है, अगर वो ये कह रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया, उसने 8 से 10 साल बहुत तकलीफ में गुजारे, उसके बच्चों पे रहम करें, उसकी फैमिली पे रहम करें, क्योंकि हम इंसान हैं। और इस्लाम जो है, मैं मुसलमान इतनी इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करती, मैं बहुत बुरी मुसलमान हूँगी, मैं बिल्कुल जहन्नम में जाऊँगी आपके कहे के मुताबिक, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। मुझे दुख हो रहा है कि एक औरत के पीछे आप एक औरत की जान ले रहे हैं। आप ऑलरेडी इसको मार चुकी हैं, उसकी फैमिली को मार चुकी हैं, ना यू वांट टू किल हर। अगर आवाज़ उठानी है ना खादिम साहब, मैं आपके साथ खड़ी होंगी, आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाएं। और प्लीज़ नौरीन बीबी को जाने दें, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ सहा है। अल्लाह हम सबको महफूज रखिए ऐसी बातों से। छोटी सी बात है, बहुत गहरी है। आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बंदी की ज़िंदगी का मामला है, उसके बच्चों की, उसकी फैमिली की ज़िंदगी का मामला है, डू शेयर। तो मुझे पता था कि मैं आज़ाद होंगी, तो आज मैं आज़ाद। लेकिन डर भी था कि शायद आप जेल में मर जाएंगी। डर था मुझ पे, काफ़ी दफ़ा मैं बीमार भी हुई, बहुत ज़्यादा अरसा बीमार भी रही। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे केस में मेरी बेगुनाही लिखी हुई थी कि मैं बेगुनाह हूँ, तो खुदा की तरफ से उनको भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला और दुनिया ने इस चीज़ को देखा और था भी नहीं मेरा कोई कसूर। लेकिन उसी वक्त मुजाहरे मुल्क में शुरू हुए आपके खिलाफ। बिल्कुल उसी वक्त मुजाहरे मेरे मुल्क में शुरू हुए, लेकिन देखें मेरे मुल्क ने ही मुझे आज़ाद किया है। अच्छे बुरे लोग सभी जगह पे हैं, लेकिन आज़ाद तो मेरे मुल्क ने मुझे किया ना। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब आप फिर भी आज़ाद नहीं थी, उसके बाद, उस फैसले के बाद भी डर आपको लग रहा था? डर तो लगा, लेकिन ये है कि इसमें सबसे बड़ा किरदार यूरोपीय यूनियन का है। आखिर में जब आपको पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त मिली, तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये आपकी मर्ज़ी से आप मुल्क को छोड़ के जा रही थी, ये सही था? ये बात ठीक है कि मैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मुझे वहाँ पे ख़तरा था, इसलिए कि मुझे ये था कि भी मैं कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने अपना मुल्क छोड़ा। और मैं चाहती हूँ कि वो दिन आएगा जब मैं कभी फिर अपने मुल्क वापस जाऊँगी। हो सकता है हालात चेंज हो जाएं और उसमें कोई बेहतरी आए, और मैं सोच सकती हूँ कि कभी मुझे खुदा लेके जाएगा। तो आज आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या कहना चाहती हैं? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को ये मेरा पैगाम है कि जब भी कभी कोई ऐसा वाक़या हो, उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, बिला वजह बेगुनाह को सज़ा न सुनाई जाए, पूरी तस्दीक करें उनकी। अगर वो
बेगुनाह है तो उसको छोड़ देना चाहिए। आपने इतना मुश्किल वक्त गुजारा इतने सालों के लिए, तो आज आप क्या नाराज हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैंने सबको माफ़ किया, दिल से माफ़ किया। मैंने अपने बच्चों को छोड़ के बहुत सब्र करना सीखा। आप हमें बता सकती हैं कि जब आप इतने सालों के बाद अपने बच्चों अपने शोहर के साथ फिर मिली तो कैसा लगा? उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी फीलिंग्स क्या है। मैं अपने बच्चों को गले लगा के रोई। उनकी याद आई बस कि उनका बचपन मुझे भूलता नहीं है, आज तक भी नहीं भूला। जब वो माजी मेरे सेन में आता है और मेरी आंखों के आगे आता है तो मुझे अपनी बच्चियाँ रोती हुई नजर आती हैं। उस माजी को मैं भूल नहीं पाई। आज पाकिस्तान को घर समझती हैं? बिल्कुल, मेरा मरते दम तक वो मेरा घर रहेगा। मैं समझती हूँ कि मेरा मुल्क मेरे लिए मेरा घर ही है।